तो आज हम लोग का कितना नंबर सेशन है ये? आई थिंक थर्ड सेशन। तो नाउन का चैप्टर हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है, 2 सेशंस हम लोगों ने कर लिए और आज हम लोग का कितना नंबर सेशन है? सेशन नंबर थर्ड, नाउन कंटिन्यू है, जो कि बहुत एक वाइटल, बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन. इट डजंट मैटर irrespective of what type of examination you are going to appear in the future, whether it is banking or whether it is SSC, CGL, CHSL or any kind of examination. If they have a syllabus of English grammar, अगर उनका ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर अगर सिलेबस में है तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम डोमिनेट करके सीखना है. सिर्फ सीखना ही नहीं है, डोमिनेट करके सीखना है, ठीक है, ताकि हर एक लेवल के सवाल और हर एक पैटर्न के सवाल, चाहे किसी भी लेटेस्ट पैटर्न का सवाल हो, किसी भी लेवल का सवाल हो, आप उसको सॉल्व कर सके. ठीक है, इसलिए बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल पे क्लासेस करवाई जा रही है ताकि हर लेवल के सवाल आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे. तो हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है अपने पुराने सेशन में. ठीक है, 2 सेशन हो चुका है हम लोग का, ये सब हम सारे क्लासेस कर चुके हैं. केसेस भी हमने बहुत कुछ देख लिया, हालांकि नाउन के केस को हम लोग अलग ढंग से हम लोग देखेंगे, समझेंगे. ठीक है, ओके. इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में भी हम लोगों ने देखा था. ए एन, जो कि एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, आर्टिकल्स हैं. ए और एन का मतलब होता है वन, और ए और एन जहां लगता है, कहां लगता है? नाउन के पहले. डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? द, दी, द. ठीक है, और इनका इस्तेमाल कहां होता है? स्पेसिफिक, पर्टिकुलर चीजों के पहले जिनको हम जानते हैं. द कहां लगता है? जिनको हम जानते हैं, जो स्पेसिफिक है, जो यूनिक है दुनिया में. इसे हमने पढ़ा है. और आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है. बीच में क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, अ गुड बॉय. पर आर्टिकल अ जो है, ए जो है, वो गुड के लिए तो नहीं आया है. किसके लिए आया है? बॉय के लिए. गुड क्या कर रहा है? बॉय जो नाउन है उसे क्वालिफाई करता है, बॉय के बारे में कुछ बताता है, तो गुड हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव. लेकिन अगर हम गुड को हटा दें तब भी हमारा सेंटेंस सही है. अ बॉय, ही इज अ बॉय. अब गुड लगा देंगे तो क्या होगा? बॉय का क्वालिटी बता रहा है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय. सो आर्टिकल्स आर देयर फॉर द नाउन. ठीक है, हमने पहले ये बहुत सारा हमने प्रैक्टिस किया है. आज ये सेक्शन आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा हम आप लोग कुछ और हम प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं फॉरेन बुक से. ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है. एक बार देख लेते हैं हम लोग. जो गोज एवरीवेयर बाय बाइक. ठीक है, he doesn't have car. सही है. अब आपको इसको आर्टिकल के साथ ठीक करना है, यानी कि करेक्ट द सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी. सो आपको मैंने एक सिचुएशन यहाँ प्लेस किया है. द सिचुएशन इज जो गोज एवरीवेयर बाय बाइक, ही डजंट हैव कार. अच्छा, कौन सा कार है ये तो नहीं पता हमें. कार तो कोई भी हो सकता है. We don't know about the quality of the car, we don't know about the color of the car, we don't know about the name of the car, brand name, company name, कुछ भी नहीं पता है. सिर्फ यहाँ क्या लिखा है? He doesn't have car. कार क्या है? नाउन है और ये अननोन है, यानी कि इनडेफिनिट है, कोई भी हो सकता है ना. तो अगर कोई भी, और ये सिंगुलर है, कार्स तो नहीं है, तो अगर ये सिंगुलर है यानी उसके पास एक कार नहीं है, और इसलिए वो क्या से जाता है? बाई से जाता है. उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? बाई. बाइक, बाई लगता है पहले में. तो हमें इसको करेक्ट करना है. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ही, यस, ही डजंट, यस, हैव अ कार. तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पे हमें किसको यूज करना है? कार के पहले हमको ए को इस्तेमाल करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो छोटे छोटे जो स्टेप्स आप देख रहे हो ना, ये जब आपको ऑनलाइन टेस्ट हम लेंगे, जब एग्जाम की क्वेश्चन करवाएंगे, तब पता चलेगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है. जो गोज एवरीवेयर बाय बाइक बिकॉज ही डजंट हैव अ कार. एंड वाई ए लगाया? क्योंकि वी डोंट नो द कंपनी, द ब्रांड नेम, द कलर, द प्राइस ऑफ द कार. द कार में बी एनीथिंग, द कार में बी ऑफ एनीवन. Hyundai का हो सकता है, नेक्सा का हो सकता है, मारुति का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. क्योंकि हमें इस नाउन के बारे में कुछ नहीं पता और सिंगुलर है, हमें क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है. कार, क. कार को अगर हिंदी में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? क. और क क्या में आता है? कॉन्सोनेंट साउंड. हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन वन. और कॉन्सोनेंट साउंड होने से क्या लगता है? अ लगता है. अच्छा ठीक है,
आपको ये बात समझ में आई? तो आपको समझ में आ गया कि मैटर क्या है, कैसे सॉल्व करना है। हेलेन was listening to music. Helen was listening to music when I arrived. Correct the sentences where necessary. ठीक है, जहां जरूरत हो वहां उसको ठीक करना है। अब आपके पास ये सेंटेंस है, अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं। आपको ए या फिर एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप बताइए यहां पे इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, करना है तो कहां पे करना है, आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नहीं करना है, लेकिन यहां पे नाउन कौन है? देखिए, एक तो प्रॉपर नाउन ये है और एक क्या है, ये म्यूजिक। अराइव्ड क्या है? वर्ब है। ये हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मैप बना रहे हैं। अपने नॉलेज के लिए हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना आपके लिए जरूरी है, अगर आप एग्जाम में एक अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो, 1 अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा, वाज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। लिसनिंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, मैंने पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आईएनजी लगाने में मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और हेलन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, म्यूजिक के पहले, म्यूजिक तो नाउन है, तो हेलन वाज लिसनिंग टू अ म्यूजिक व्हेन आई अराइव्ड। हम यहां पे ए क्यों नहीं लिख सकते? व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। अभी तो मैंने कहा था कि यूज ए और एन वेर एवर नेसेसरी। सही है ना? मैंने गलत तो नहीं बोला मैंने? बताइए। नहीं, म्यूजिक कौन सा सुन रही है पता नहीं है तो अननोन हुआ, तब तो ए और एन तो लगा ही सकते हैं। नहीं, आप मुझको ये बताइए, म्यूजिक का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आपने बचपन से लेके आज तक कभी ये वर्ड सुना है क्या? म्यूजिक्स कभी सुना है आपने? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है लाइफ में। म्यूजिक का प्लूरल नहीं बनता है। म्यूजिक, सॉन्ग माने गाना, अगर एक सॉन्ग है तो सॉन्ग, और एक से अधिक सॉन्ग है तो सॉन्ग्स। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। और म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक जो होता है, आप समझिए यहां पे आर्टिकल क्यों नहीं लग सकता है। ए और एन का इस्तेमाल होता है एक के पहले, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होता है, जिनका सिंगुलर ही बन सकता है, जिनका प्लूरल ही बन सकता है। लेकिन म्यूजिक जो है वो क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आप पूरा पढ़िए ना इसको, सिंगुलर अनकाउंट, अब ध्यान से सुनिएगा। सिंगुलर पीडीएफ तो मिल ही जाएगा बाद में, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो अगर ये सिंगुलर है और ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पहले ए एन क्या लगेगा? नहीं लगेगा। आप जिसे काउंट ही नहीं कर सकते, जिसका सिंगुलर प्लूरल बन ही नहीं, जिसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, उसके पहले आप ए और एन कैसे लगा सकते हैं? अ घी बोल सकते हो क्या? अ मिल्क बोल सकते हो क्या? अ राइस बोल सकते हो क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल दोज नाउन्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और जो काउंट ही नहीं कर सकते जिसको, उसके वहां पे ए और एन लगा के आप उसे कैसे काउंटेबल बना रहे हो? तो यहाँ म्यूजिक जो है, हेलन वाज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन आई अराइव्ड, इज अ करेक्ट सेंटेंस। क्या सेंटेंस? करेक्ट सेंटेंस। आपको मेरी बात समझ में आई? इस तरह से आप चीजों को सीखते चले जाओगे धीरे धीरे, है ना। चीजें आराम में सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे सीखोगे, चीजें नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, वी वेंट टू वेरी नाइस, है ना, वी वेंट टू वेरी नाइस रेस्टोरेंट, ठीक है, लास्ट वीकेंड। हम जब सवाल कोई भी चैप्टर कराते हैं तो बहुत कुछ सिखाते चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है? लास्ट। ये क्या दिखाता है? टाइम। कब का? पास्ट का। और ये क्या है? ये भी टाइम है। लास्ट वीकेंड, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर। लास्ट का जगह प्रीवियस भी हो सकता है, यस्टरडे भी हो सकता है। ये सब पास्ट टेंस डिनोट करते हैं। चूंकि ये पास्ट टेंस डिनोट करते हैं,
लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, एगो, यस्टरडे, प्रीवियस डे। इसलिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म इनके साथ। ऐसे नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको, वर्ब तो पढ़ाएंगे बाद में। अब बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? अगर हमको यूज ऑफ ए और एन करना है तो वेरेवर नेसेसरी। सवाल है, वी वेंट टू वेरी नाइस रेस्टोरेंट लास्ट वीकेंड। पिछले सप्ताह हम लोग बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, क्या होगा? यस, हमें यहाँ पे टू के बाद यानी कि यहाँ पे हमें ए लगाना है। क्यों लगाना है? सी, रेस्टोरेंट इज अ नाउन, लेकिन कौन सा रेस्टोरेंट इज अननोन। वो नाइस रेस्टोरेंट का क्वालिटी मैंने बताया है, पर क्या रेस्टोरेंट है, कहाँ है, इसका नाम क्या है, मैं नहीं पता। ठीक है, और ये क्या है? वेरी नाइस जो है किसे क्वालिफाई कर रहा है? इसे क्वालिफाई कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि रेस्टोरेंट कैसा है? नाइस है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव और कितना नाइस? वेरी नाइस, तब ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब पता है क्या होता है? बहुत अच्छा चैप्टर है। एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies every parts of speech. Adverb is a word which qualifies a noun, which qualifies a pronoun, which qualifies a verb. Adverb also qualifies itself. Adverb qualifies the preposition. Adverb qualifies the conjunction. So adverb is a word which qualifies every parts of speech. Adverb एक ऐसा शब्द है जो हम जितना ही parts of speech पढ़ेंगे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। कौन? एडवर्ब। ठीक है, तो देखो रेस्टोरेंट कैसा है? नाइस है। तो बताओ ये एडजेक्टिव हुआ ना? एडजेक्टिव हुआ ना, पर नाइस कितना है इसकी इंटेंसिटी बता रहा है, तो कितना नाइस है? वेरी, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, और इसके पहले हमें चूंकि रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता है, इट इज अननोन, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। सो वी वेंट टू अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट लास्ट वीकेंड। रेस्टोरेंट के बारे में कुछ नहीं बताया किस रेस्टोरेंट में गए हैं, लेकिन जिस भी रेस्टोरेंट में गए हैं बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन मैप। इसी को मैं अपनी भाषा में क्या कहता हूं? क्वेश्चन मैप। क्वेश्चन मैप भी प्लस पीजीएस, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ और भी कई एक्स्ट्रा चीज सीख लेना। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आई ब्रश माई टीथ विथ टूथपेस्ट। अब आराम से सेंटेंस को पढ़िए और बताइए। आई ब्रश माई टीथ विथ टूथपेस्ट। क्या चाहिए? यहां ये है तुम्हारा नाउन, क्या इसके पहले यहां पे आर्टिकल चाहिए? नहीं चाहिए। टूथपेस्ट को कैसे काउंट करोगे? पेस्ट को कैसे काउंट करोगे? टूथ का जो पेस्ट होता है उसे आप कैसे काउंट करो? काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग। आई यूज टूथब्रश। ठीक है, टू ब्रश माई टीथ। आई यूज टूथब्रश टू ब्रश माई टीथ। बताइए, आप अपने अपने डेली लाइफ को सामने रख के सुबह जब उठते हैं उसको सोच के बताइए क्या गलती है? क्या जब आप सुबह उठते हैं तो क्या 2 ब्रश यूज करते हैं कि 1 ब्रश यूज करते हैं? टूथब्रश, और टूथब्रश का प्लूरल क्या होता है? टूथब्रशेस। यानी एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर भी है और जिसका प्लूरल भी है, यानी ये काउंटेबल है। काउंटेबल है, और जो नाउन काउंटेबल है उसके साथ ए और एन लगा सकते हैं अगर वो एक है तो। अब सुबह जब ब्रश करते हैं तो हम एक ब्रश का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सेंस में, है ना? तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? आई यूज अ टूथब्रश टू ब्रश माई टीथ। इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। ये सारे सेंटेंसेस इंडियन बुक से नहीं है, बाहर के बुक से है। ये सिचुएशन में डालता है आपको।
और सिचुएशन में डाल के आपके अंदर ये क्वालिटी को बाहर निकलता है, समझने पे मजबूर करता है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। आई यूज अ टूथब्रश टू ब्रश माई टीथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हियर इट इज। कैन यू टेल मी if there मतलब there is if there's bank near here, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आसपास कोई बैंक है? यानी अगल बगल में कोई बैंक है कि नहीं। और आपको पता है कि बैंक का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? बैंक्स। एक से अधिक अगर बैंक हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? बैंक्स बोलते हैं। यानी कि ये काउंटेबल नाउन है। ये कौन सा नाउन है लिंचन? काउंटेबल। ठीक है, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है, इसलिए काउंटेबल है। और हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई बैंक है क्या? कोई बैंक, यानी आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ बैंक का नाम दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, नाम तो नहीं है। यानी बैंक कोई भी होगा, अननोन है और एक है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है हमारे लिए? इफ देयर्स अ बैंक नियर हेयर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। माई ब्रदर वर्क्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। मेरा भाई एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। अब बताइए कंपनी कैसा? इंश्योरेंस है। कंपनी का प्लूरल क्या होगा? कंपनीज। या भाई यानी कि ये तो काउंटेबल है, एक कंपनी है तो कंपनी, और एक से अधिक है तो क्या होगा? कंपनीज। और कंपनी क्या की है? इंश्योरेंस की कंपनी है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यानी आप किसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक समय में काम कर सकते हो, दो के लिए तो काम नहीं कर सकते। और वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? LIC, रिलायंस, HDFC, क्या बोला है? नहीं बोला है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या है? अननोन है। ये अननोन है ना, हमें नहीं पता है, मतलब इनडेफिनिट है, ये कोई भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी। और ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इनडेफिनिट नाउन के लिए करते हैं या अननोन नाउन के लिए करते हैं। तो मेरा भाई एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। वो कौन सी कंपनी है? चूंकि हमें नहीं पता है, स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, और चूंकि यहाँ पे क्या है? आई क्या है? इंश्योरेंस। आप अगर इंश्योरेंस को, आई है, पता करना है कि भावेल साउंड है कि नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस को हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई। और ई क्या होता है? भावेल, यानी कि स्वर वर्ण कहते हैं जो हिंदी वाले हैं। स्वर यानी कि भावेल, यानी कि इसका यानी इंश्योरेंस का जो पहला आई है ये कौन सा साउंड है? भावेल साउंड है। कौन सा साउंड है? भावेल साउंड है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। माई ब्रदर वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आई डोंट लाइक वायलेंस। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, आजकल तो यही हो रहा है। आई डोंट लाइक वायलेंस, बताइए क्या होगा? आई देखिए सब्जेक्ट है, क्या है? प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है ना। और ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव। याद है ना, उस दिन बहुत पढ़ाए थे। नॉमिनेटिव मतलब कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। डोंट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। और लाइक क्या है? मेन वर्ब। क्या मुझे पसंद नहीं है? क्या? व्हाट। आई डोंट लाइक व्हाट। व्हाट का जो आंसर आएगा वो क्या है? नाउन है। वायलेंस क्या होता है? हिंसा। अब मुझे बताओ वायलेंस का प्लूरल क्या होता है? वायलेंस का प्लूरल होता है क्या? हिंसा का प्लूरल होता है? बताइए होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो यानी कि ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन का प्लूरल ही नहीं बनता है, जो सिंगुलर अनकाउंट, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसे ए लगा के कैसे काउंट बना दो काउंटेबल?
इसका मतलब सेंटेंस ओके है। सेंटेंस क्या है? ओके है, मतलब सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। आई डोंट लाइक वायलेंस, मुझे हिंसा पसंद नहीं है। आप हिंसा को काउंट कर सकते हो? यहाँ पे एक हिंसा हुई है, दो हिंसा हुई है, तीन हिंसा हुई है, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका चूंकि प्लूरल नहीं बन सकता, ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। हम जो भी आज पढ़ाने वाले हैं ना, नाउन एंड द फॉरेन वर्ड्स, वहां पे आपको सिंगुलर और प्लूरल ही सीखना है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अलग ढंग से, एक अलग स्टाइल से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको पहले बैकग्राउंड दिखाएंगे क्या है, तब जब पढ़ोगे ना, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है, व्हेन वी वेर इन रोम, जब हम कहा थे? रोम में थे। वी स्टेड इन बिग होटल। अब तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि हमको क्या करना है यहाँ पे। बताइए, व्हेन वी वर इन रोम, जब हम रोम में थे। रोम तो कंट्री का नाम है, उसके पहले हम ए और एन नहीं लगा सकते क्योंकि रोम एक ही है। ठीक है, वी स्टेड इन बिग होटल, हम लोग एक बड़े से होटल में थे। कौन सा बड़ा होटल, क्या पता है क्या? होटल आपका नाउन है, और कैसा होटल था? बिग। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। होटल कितना था? आप एक समय में एक ही होटल में रह सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? इन अ बिग होटल। अब आया समझ में बात? तो धीरे धीरे कहानी क्लियर हो रही है। ठीक है, सो इफ यू हैव प्रॉब्लम, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। तो अगर हम नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें आर्टिकल को सही तरह से यूज करना है, क्योंकि आर्टिकल को नाउन के साथ ही पढ़ा जाता है, आप अलग नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या ढूंढना होगा? नाउन कौन है? प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना, नाउन किधर है? तो नाउन ढूंढिए और आप इसका आंसर बताइए। आई तो प्रोनाउन हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, विल ट्राई सब क्या है? वर्ब है ना। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हमारा नाउन कौन है? हमारा नाउन है प्रॉब्लम। आप बताइए, प्रॉब्लम सिंगुलर है, और प्रॉब्लम का प्लूरल क्या होता है? प्रॉब्लम्स। वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यानी प्रॉब्लम का सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है। अभी वो क्या कह रहा है कि इफ यू हैव प्रॉब्लम आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। यदि तुम्हें कोई समस्या है, कोई समस्या, कौन सी समस्या? वी डोंट नो, जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए और एन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। ये तुम्हें कोई समस्या है, कोई, यहाँ पे ए माने एक नहीं, बोलने का तरीका अलग होता है इंग्लिश को हिंदी में। अगर तुम्हें कोई समस्या, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। क्लियर हुआ? ठीक है, सो यहाँ मेरे वर्ड्स है, कितने वर्ड्स हैं? 6, 8, 10, 12 है। मैंने अभी केवल आपको 7 सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ ओनली 7 सेंटेंसेस। आपको करेक्टली इन सबको आपको यूज करना है। ठीक है, तो आप बताइए क्वेश्चन को देख के कि सबसे पहले क्या होगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है? द रोड इज क्लोज्ड। अब मैं क्यों कहता हूं कि इंडियन बुक्स में वो मसाला ही नहीं होता है जिससे आप उस लेवल की पढ़ाई कर सको जिस लेवल की पढ़ाई आपको करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई द फॉरेन बुक्स लाइक दिस मटेरियल्स आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुक्स। ठीक है, मैं उन बुक्स को रेफर करता हूं, तो वहां पे सिचुएशंस बेस्ड आपको सेंटेंसेस दिए रहते हैं, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि सेंटेंस में एक्चुअली कहा क्या गया है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है और हमें यूज क्या करना है। अब बताओ कौन सा वर्ड यूज होगा, हमें नहीं पता, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा हमें। अब आप सेंटेंस को पढ़िए और आप मुझे बताइए, द रोड इज क्लोज्ड, सड़क बंद है, तो देयर 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 हैज बीन, तो यानी कि वहां पे हुआ है। तो रोड क्लोज है, तो वहां पे क्या हुआ होगा? एक्सीडेंट। लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? यस, वहां पे एक दुर्घटना हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट का प्लूरल क्या होता है? एक्सीडेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस कि आपको एक्सीडेंट्स लिखना है कि आपको एक्सीडेंट लिखना है। हम यहाँ पे
यहाँ पे सेम नाउन आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे से, ये हम इसका चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, क्लोज। लिसन, कैन यू हियर डैश? क्या होगा? सुनो, क्या तुम डैश सुन सकते हो? यहां पे वी डोंट नो अबाउट द म्यूजिक। ठीक है, यहां पे क्या होगा? कैन यू हियर म्यूजिक? क्या तुम्हें संगीत सुनाई दे रहा है? विच म्यूजिक? आई डोंट नो। ठीक है, यहां पे आर्टिकल लगेगा। अभी मैंने सिखाया था म्यूजिक के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? म्यूजिक अनकाउंटेबल है, म्यूजिक का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका चैप्टर खत्म। अब आइए आप लोग 3 नंबर में। अब 3 नंबर का आंसर बताइए। आई कुडंट गेट इन टू द हाउस। देखो ये जो मैंने दिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस सेंटेंस या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या बताता है? ये बताता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिचुएशन क्या है। मैं घर के अंदर नहीं घुस सकता। मैं घर के अंदर क्यों नहीं घुस सकता? आई डिडंट हैव, तो चाबी तो एक ही होती है, तो यहाँ पे की होगा। आपको पता है की का प्लूरल क्या होता है? कीज। तो घर का चाबी एक ही होगा, आई डिडंट हैव अ की। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि क्यों रेफरेंस सेंटेंस दिया रहता है, पॉइंट दिया रहता है, क्लू दिया रहता है, कैसे उसको यूज करना है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। इट्स वेरी वार्म टुडे, आज बहुत गर्मी है। व्हाई आर यू वेयरिंग डैश? आपने तो कोट, एक बार में तो एक ही कोट पहनोगे, और कोट का बहुवचन भी क्या होता है? कोट्स। तो अगर आदमी ने आज देखो, इसलिए तुम्हें अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कोट है? इससे पता चला कि इससे पता चला? इससे, रेफरेंस सेंटेंस से। इट्स वेरी वार्म टुडे, इससे। अरे भैया आज बड़ी गर्मी है, तुमने कोट क्यों पहन रखा है? और कोट का बहुवचन क्या? कोट्स होता है, यानी इसका सिंगुलर होगा, तो कोट क्या क्या होगा हमारा? अ कोट। Why are you wearing a coat? So reference sentence is very very important. ये कितना इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको रियल क्वेश्चन कराऊंगा ना बैंक एग्जाम का, सीजीएल का, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वुड यू लाइक डैश इन योर ड्रिंक? ड्रिंक मतलब जो शराब वगैरह पीते, क्या तुम्हारे ड्रिंक में तुम्हें क्या आइस पसंद है? आइस को तो हम, आइस का बहुवचन होता है क्या? आइसेस नहीं होता, यानी कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो आइस की कहानी खत्म। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगाएंगे हम लोग? आइस। इसके पहले कोई भी आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। अब बताओ, ऐसी प्रैक्टिस करोगे तभी ना आप समझोगे कहाँ हमें आर्टिकल यूज करना है और कहाँ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था मेगा, तो आपने देखा इंग्लिश के क्वेश्चन में किस तरह से, कहाँ पे कैसा इस्तेमाल हो रहा है। बेसिक यहीं से, यही बेसिक है और यही एडवांस है। द बेसिक इज एडवांस, द कॉन्सेप्ट इज सक्सेस। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आर यू हंग्री? अब चूंकि हम हंग्री की बात कर रहे हैं, क्या तुम भूखे हो? हैव ले लो, हैव डैश, क्या होगा यहाँ पे? ये हट जाएगा, यहां हो जाएगा हैव बिस्किट। बिस्किट लोगे? क्या तुम भूखे हो? बिस्किट लोगे क्या? हाँ बिस्किट, है ना? तो यहाँ पे हो गया हैव अ बिस्किट। तो हमें इससे पता चला ना, हमें हंगरी से पता चला कि हमें यहाँ किसी खाने की वस्तु का नाम लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आवर लाइफ्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट डैश। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारी लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, किसके बिना? इलेक्ट्रिसिटी के बिना। इलेक्ट्रिसिटी को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कभी कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले कोई आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। देखो मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना, अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूं पढ़ाने, तो वहां खाली वर्ड्स के बारे में पढ़ोगे, पर उसका रियल यूज अभी यहाँ पढ़ रहे हो। रियल यूज अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो, वो पढ़ाऊंगा अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा ऐसे पता चलता है कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल, कौन सिंगुलर अनकाउंटेबल है, कौन प्लूरल काउंटेबल है। जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है उसे प्लूरल काउंटेबल कहते हैं। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस वर्ड। जितने भी नाउन आप लोगों ने यूज किए हैं, इसके सेंटेंस के हिसाब से आपको वर्ड को यूज करना पड़ता है। कोई भी आके बोल देगा
ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। जब तक कि until and unless you use it in a sentence, जब तक आप वर्ड्स को सेंटेंस में यूज नहीं करोगे प्रॉपर्ली, यू विल नेवर नो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज कराया, हालांकि मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज दूंगा, लेकिन इससे आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिस आर वेरी वेरी क्रूशियल। एयर, पेशेंस, धैर्य। एयर मतलब हवा, पेशेंस यानी धैर्य। शब्दों को ना दिमाग में इको कीजिए। अगर यार एयर माने हवा, एयर का प्लूरल क्या होता है एयर्स। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जब उनका आप प्लूरल बनाते हो तो उनका मीनिंग पूरा बदल जाता है। एयर मतलब वायु, हवा, पर एयर्स मतलब सीधी भाषा में कहते हैं फुटानी, घमंड। He will not talk to you. Nowadays he is in airs. आजकल वो फुटानी में जी रहा है, भाव खाता है, भाव। ऊड माने क्या होता है, लकड़ी, लेकिन ऊड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। वाटर माने क्या होता है, पानी, जल। वाटर्स माने क्या होता है, समुंदर, नदी। आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन्स का मतलब होता है जेल की सलाखें या हथकड़ी, फेटर्स मेड विथ आयरन। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्लूरल बनाते हो तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। तो बताओ हमको एयर यूज करना है कि एयर्स यूज करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे। सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा हवा की बात हो रही है कि व्यक्ति की फुटानी की बात हो रही है, भाव खाने की बात हो रही है। सेंटेंस से पता चलेगा, तब आपको यूज करना है कि एयर होगा कि एयर्स होगा। खैर हम ये मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई जो मैं लेसन में आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पहले उसके पहले का बैकग्राउंड समझो, पहले काम करो। ओके, अभी इस पेज पे मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं करने, लेकिन पूरे ही हैं बिकॉज दिस इज, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर है, हाई लेवल का है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आपको इसको करना है, इससे आपको बहुत सारे आइडियाज होंगे कि आखिर यहाँ पे हम लोग को यूज क्या करना है। ठीक है, तो बताइए, आई हैड अ कैमरा विथ मी, मेरे पास, मेरे साथ एक कैमरा था, लेकिन। अच्छा, क्वेश्चन मैप की हम बात करें तो बट के बारे में थोड़ा बता देता हूं, है ना। बट जो है ना एक कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। जंक्शन क्या होता है, दो चीजों को, टर्मिनल को जोड़ता है ताकि ट्रेनें आ सके जा सके। बट क्या करता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को बीच में जंक्शन का काम करता है, उसे जोड़ता है। ठीक है, लेकिन बट जो है ना वो क्या करता है, जहां पे बट है इसके पीछे यानी इसके पहले जो लिखा हुआ है ठीक इसका उल्टा इधर लिखा होगा। अगर इधर डे है तो यहाँ नाइट होगा, यहाँ गुड है तो यहाँ पे इविल होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि बट का काम जो होता है ना, बट का काम होता है कॉन्ट्रास्ट पैदा करना। क्या पैदा करना, कॉन्ट्रास्ट। अरे काफी अंधेरा है, ब्राइटनेस बढ़ाओ, तो ब्राइटनेस क्या होता है, डार्कनेस का उल्टा होता है। तो जहां भी ऑपोजिट मीनिंग होता है, जहां भी सेंटेंसेस में पहले वाले और लास्ट वाले सेंटेंसेस में ऑपोजिट सेंस होता है, कौन सा सेंस, ऑपोजिट सेंस, कॉन्ट्रारी सेंस होता है, वहां पे आपको बट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे और भी कंजंक्शन है, जैसे ऑल्दो है, येट है, बट है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर में ये बता दिया, आपके नॉलेज में रहेगा जब पढ़ेंगे कंजंक्शन। आई हैड अ कैमरा विथ मी बट आई डिडंट टेक एनी डैश। ठीक है, अब आप बताइए कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अब चूंकि अब पिक्चर ही आपने क्यों लिया, किस वर्ड से पता चला इस सेंटेंस में कि आपको पिक्चर ही यूज करना है। यस, हम आपको ना यही कह रहे हैं। अच्छा, कैमरा कौन सा है मुझे पता है नहीं, इसलिए इसके पहले क्या लगा, ये भी सीखते चलो। आई हैड अ कैमरा, ठीक है, विथ मी बट आई डिडंट टेक एनी, तो इसलिए कैमरा है तो कैमरा से हम क्या खींचते हैं, पिक्चर। लेकिन सवाल यह है कि पिक्चर यूज करेंगे कि पिक्चर्स। क्यों पिक्चर्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनी, और एनी का इस्तेमाल किसके पहले होता है, प्लूरल नाउन के पहले होता है। एनी जो होता है ना, एनी का इस्तेमाल कहाँ होता है बोलो तो, एक तो या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, या एनी का इस्तेमाल क्वेश्चन सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस में या
क्वेश्चन सेंटेंस, जब प्रश्न पूछते हैं वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस से पूछ सकते हैं। और एनी जो होता है ना, या दो से अधिक चीजों को डिनोट करता है। किसे करता है? दो या दो से अधिक चीजों को डिनोट करता है। तो यहाँ जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। क्योंकि कैमरा है इसलिए यहाँ पे कौन सा नाउन होगा? पिक्चर्स। आप मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ था पिक्चर, ये कैमरा से रिलेट कर रहा है, पर हमें चूंकि एनी लगाया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? पिक्चर का प्लूरल पिक्चर्स, और पिक्चर का प्लूरल बनता है पिक्चर्स, इसलिए लगाएंगे। तो हमारा 1 नंबर सेंटेंस डन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे आगे वाले सेंटेंस में। देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है, तो हमें एक वीक में, अब देखो वीक, एक ही वीक की बात कर रहे हैं तो ए लग गया, एक सप्ताह। ठीक है, कौन सा सप्ताह हमें नहीं बोला है, द 4th वीक, द 3rd वीक, द 2nd वीक, द 1st वीक। अगर वीक के बारे में बता देता तो हम दा लगाते, हमें तो पता ही नहीं है किस वीक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि वीक में कितने दिन? 7 दिन होते हैं, तो कौन सा वर्ड है? डे। लेकिन चूंकि 7 है, 7 क्या होता है? अच्छा, डेज तो नाउन है ना, यहां पे क्या होगा? डेज, ये नाउन है, और ये जो है कितना डेज, तो ये एडजेक्टिव है। अगर पूरा स्पेसिफिक देखे तो इसे हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का तो बहुत सारा पार्ट है ना, तो ये 7 कौन सा एडजेक्टिव है? जो अपने बाद आने वाले संज्ञा का संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या। अगर क्वांटिटी बताता 2 किलो राइस, 1 kg घी, तब इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो क्वांटिटी बताता है वो अलग हुआ, जो संख्या बताए, गिन सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, उसे कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। यू नीड टू नो इट ना, जब पढ़ेंगे तो बात की बात है। अभी तो क्वेश्चन में देख लो क्या क्या है कि कहां से गुजरे कहां तक पहुंचे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब वेजिटेरियन माने एक ऐसा व्यक्ति जो कौन होता है? शाकाहारी। तो ये सिंगुलर अननोन है, कौन है पता नहीं। अब वेजिटेरियन ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, तो क्या लगेगा? इज, क्योंकि सिंगुलर है। तो अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु कौन है? पर्सन। ठीक है, हु डजंट ईट, जो क्या नहीं खाता है? मीट्स। मीट का कभी सुने हो? मीट्स होता है, मीट जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है। मीट क्या है? आपको नहीं दिखाया था मैंने फोटो में? याद नहीं है? नहीं, आपको याद नहीं है। हमने कहा ना आप लोग ठीक से घर में पढ़ाई नहीं करते हो। हम प्रूफ कर दें? हमको सब याद रहता है। अनकाउंटेबल नाउन मीट निकाल दिया ना मैंने एक बार में। फिश, मीट, आइस, राइस, सॉल्ट, वाटर, चॉकलेट बार, जूस, कॉकटेल, पोल्यूशन, लगेज, गोल्ड। इसी मीट पे सवाल है ना। अगर आपने देखा होता ध्यान से तो अनकाउंटेबल आपको समझ में आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? जी हाँ, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लगेज अनकाउंटेबल है, बैगेज अनकाउंटेबल है, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, सीनरी पढ़ेंगे आगे, वही चैप्टर तो कर रहे हैं। सब्र रखो, सब्र है ना? हाँ, सब्र रखो। सो वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु डजंट ईट, क्या होगा? मीट, क्योंकि इसका मीट्स होता ही नहीं है। तुम मीट का एक टुकड़ा काटा, कैसे गिनोगे उसको कितना मीट है? आप पीस ऑफ मीट बोल सकते हो, पीसेस ऑफ मीट बोल सकते हो, लेकिन मीट में एस लगेगा ही नहीं। अगर एक से अधिक मीट का पीसेस है तो आपको वो बताने के लिए उसको बहुवचन में अगर यूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा वर्ड लगाने पड़ेंगे, पीसेस ऑफ मीट, या फिर मीट बोलो या अ पीस ऑफ मीट बोलो, लेकिन मीट में तो एस नहीं लगेगा। ठीक है, और यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, 3 नंबर भी हो गया। अब आते हैं कौन सा नंबर में? 4 नंबर। आउटसाइड द सिनेमा देयर वाज डैश ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द फिल्म। सिनेमा के बाहर, तो सिनेमा के बाहर वहां क्या था? लोगों की डैश थी, लोगों की डैश थी वेटिंग टू सी द फिल्म, जो फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे। लोगों की क्या थी? क्यू। लेकिन क्यू, लाइनें तो एक से अधिक भी होती है, क्यू भी होता है, क्यूज भी होता है। अरे वहां 2 लाइनें हैं, एक पुरुषों की और एक स्त्रियों की, तो क्यूज बोलते हैं। तो यहां बोला है लोगों का। अब ये जो लोग है ये तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, याद है सिखाए थे? पीपल, पुलिस क्या होता है? प्लूरल होता है।
यहां पे हो जाएगा अ क्यू, एक ही लाइन है, क्यू यू ई यू ई, क्यू यू ई यू ई, आराम से याद हो जाएगा। सो आउटसाइड द सिनेमा देयर वाज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द फिल्म। तो यहां हमने क्या किया, हमारे मीनिंग के हिसाब से हमको क्या लगाना है, अ क्यू लगाना है, यानी आर्टिकल लगाना है। अच्छा, ये हो गया 5 नंबर। आई एम नॉट गुड एट टेलिंग। जब भी टेल बोलते हो ना, टेल टेल जब भी बोलते हो तो उसके पहले एट नाम के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूं एट टेलिंग डैश, तो क्या बोलने में मैं ठीक नहीं हूं, आप ये बताइए। हाँ, जब हम एक यहां पे देखो कौन सा वर्ड आएगा यहां पे, जोक। जब भी आप जोक कहते हो तो कई सारे जोक्स आप कहते हो, है ना। बोला है आई एम नॉट गुड एट टेलिंग जोक्स। चुटकुले बोलने में मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे चुटकुले नहीं आते हैं। कोई भी चुटकुला नहीं बोलता है, क्या बोलते हैं, चुटकुले बोलने में ठीक नहीं, मैंने एक से अधिक, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम नॉट गुड एट टेलिंग जोक्स। ये भी होगा आई एम नॉट गुड एट टेलिंग लाइज, टेलिंग द ट्रूथ्स, ऐसा भी होता है। खैर, यहाँ 6 नंबर। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लास्ट नाइट आई वेंट आउट विथ सम डैश ऑफ माइन। पिछली रात मैं अपने, देखो माइन है, याद है मैंने माइन क्या सिखाया था, आई का कौन सा केस है, पोजेसिव, लेकिन माइन क्या है, ये है पोजेसिव प्रोनाउन, याद है ना। और तुम ध्यान दो, जब पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद क्या नाउन आता है, नहीं आता। अगर यहाँ पे आया होता तो आप बोल सर यहाँ तो मिस्टेक है, क्यों सर, ये तो प्रोनाउन है, नाउन को हटाएगा तो प्रोनाउन आएगा, तो इसके बाद नाउन क्यों आएगा, बात तो सही है। तो लास्ट नाइट आई वेंट आउट विथ सम डैश, अब देखो सम बोला है ना, ब्लैंक के पहले देखो सम है, सम के बाद नाउन आएगा। सम माने क्या होता है, एक तो होगा नहीं, सम का मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर इसका इसका मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा है तो यहां भी जो भी आएगा वो किस सेंस में होगा, प्लूरल सेंस में, क्या होगा, यस, कहां गया भैया फ्रेंड्स, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान दे रहे हो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, वो चीज जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में फेस करना है उसी की डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो देखिए बहुत ध्यान से। अब 7 नंबर में आते हैं। देयर वर वेरी फ्यू डैश इन टाउन टुडे, द स्ट्रीट्स वेर ऑलमोस्ट एम्प्टी। ये है आपका रेफरेंस सेंटेंस। स्ट्रीट्स क्या था, लगभग पूरा का पूरा खाली था। सड़कें क्या थी, पूरी की पूरी क्या थी, खाली थी। इसका मतलब अब खाली थी, खाली कब होता है, जब देयर वर वेरी फ्यू डैश इन टाउन टुडे, क्योंकि आज शहर में बहुत बहुत कम लोग थे, और फ्यू बोला है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, पीपल, क्योंकि फ्यू का मतलब एक नहीं होता है, फ्यू का मतलब या तो 2 या 2 से ज्यादा, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पीपल। ये रहा पीपल, पीपल खत्म, पीपल खत्म। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हालांकि फ्यू जो है ना, फ्यू एक एडजेक्टिव है, ये 3 तरह का होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम चाहे तो यहाँ भी क्वेश्चन में बवाल काट देंगे, यहाँ पे एक बार में अभी इसके ऊपर बवाल काट देंगे, अभी हम इसके ऊपर फ्यू के ऊपर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। और एक होता है लिटल, अ लिटल और द लिटल, ठीक है। जो फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, ये एडजेक्टिव में पढ़ना है, फिर भी आपको हम ऐसे हिंट दे रहे हैं, यहां बोलने का मतलब कंप्लीट ही हो गया ये पूरा का पूरा। फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में होता है, इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होता है, और इसका इस्तेमाल भी पॉजिटिव सेंस में होता है। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन और 0, संख्या में, नंबर में ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब होता है सम, कुछ तो है, 1 2 3 4, एक आध है। और इसका मतलब होता है वॉट एवर नंबर, जो भी है, जितने भी लोग हैं उन्हें ले आओ, 1 हो 2 हो 3 हो 4, रूम में जितने भी लड़के हैं सबको लेके आओ, जितने भी, द फ्यू। रूम में क्या कोई नहीं है, नहीं सर आवाज तो आ रही थी, कुछ तो लोग हैं लेकिन, अ फ्यू। सर रूम से आवाज नहीं आ रही है, सर लगता है रूम में कोई भी नहीं है, फ्यू।
अब मैं तुमको कहानी में थोड़ा पीछे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यह देखो, द स्ट्रीट्स वेयर ऑलमोस्ट एम्प्टी। तुम्हारा सवाल होगा ना, सर कैसे पता चलेगा कि कहाँ फ्यू लगाएंगे, कहाँ ऑफ फ्यू लगाएंगे, कहाँ द फ्यू लगाएंगे? यही ना सवाल है तुम्हारा मन में। मैं सॉल्व कर देता हूं। द स्ट्रीट्स वेयर ऑलमोस्ट एम्प्टी, सड़कें पूरी तरह से खाली थी। तो आप बताओ, सड़कें अगर खाली है तो बताओ सड़कों पे लोग होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे तभी ना खाली है। अरे होने से तो भरा रहेगा। सड़कें खाली हैं यानी कि लोग लगभग लगभग नहीं है, तो मीनिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या लगा? अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिला जो मन में आ रहा था कि क्यों हमको कहाँ फ्यू लगाना है, कहाँ अफ्यू लगाना है और कहाँ दाफ्यू लगाना है। फ्यू का इस्तेमाल नंबर बताने के लिए होता है, जिसका सिंगुलर बन सकता है, जिसका प्लूरल बन सकता है। और लिटल, लिटल, अ लिटल, द लिटल इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे लोग, पीपल, है ना, बॉय, बॉयज, फ्यू बॉयज, अ फ्यू बॉयज, द फ्यू बॉयज। लेकिन लिटल का इस्तेमाल संख्या के बताने के लिए नहीं होता है। क्या बताने के लिए होता है? क्वांटिटी। जैसे मिल्क, तो लिटल का इस्तेमाल, अ लिटल का इस्तेमाल और द लिटल का इस्तेमाल। लिटल नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, अ लिटल पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, द लिटल पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है ऑलमोस्ट नन और जीरो इन क्वांटिटी। वो था नंबर, ये क्या है? क्वांटिटी। इसका इस्तेमाल होगा, क्या होगा? सम इन क्वांटिटी। मात्रा में कुछ तो है। या डब्बे में चीनी नहीं है क्या चाय बनाने के लिए? चीनी है, बहुत थोड़ा है। द लिटल, भाई जितना भी चीनी डब्बा में है चाय बनाओ। द लिटल, जो कुछ बचा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं द लिटल। ए डब्बे में थोड़ा चीनी तो है, मैंने देखा था। अ लिटल, चाय नहीं बन सकती है, कहा है डब्बा में चीनी ही नहीं है। लिटल। मेरी बात समझ में आई? ये हो गया वॉट एवर क्वांटिटी, वॉट एवर क्वांटिटी। मैं एक एग्जांपल दूं तो अब भी तुम लोग आंसर बता दोगे। द बेबी इज क्राइंग, देयर इज डैश मिल्क इन द बॉटल। क्या होगा? लिटल। वेरी गुड। अच्छा, कैसे पता चला रे कि बोतल में ना के बराबर दूध है? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। तो ये था ना तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इससे पता चला कि आपको यहाँ क्या होगा। और मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जिसे काउंट नहीं कर सकते उसके पहले फ्यू, फ्यू लगा के कैसे काउंट कर दोगे? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के पहले लगता है, जिसका सिंगुलर ही बनता है, प्लूरल ही बनता है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। ठीक है। लेकिन मिल्क, राइस, घी, मीट, फिश, लगेज, बैगेज, इसको काउंट नहीं कर सकते। इसके पहले हम लोग को लिटल लगाना होगा, अ लिटल लगाना होगा या द लिटल लगाना होगा। आया मेरा बात समझ में? तो आपको ये जो पढ़ाया ना मैंने, ये नाउन नहीं है ये दोनों एडजेक्टिव है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इनका इस्तेमाल नंबर्स के लिए होता है, संख्या बताने के लिए। ठीक है। और ये जो है ये क्वांटिटी बताने के लिए होता है। समझो एडजेक्टिव का पूरा काम भी हो गया यहाँ पे। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। तो आते हैं हम लोग पिछले वाले पार्ट में। हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, जहाँ पे हम लोग ये फ्यू वाला काम कर रहे थे।
तो अब बताइए, अब आपको समझ में आया ना कि कैसे कहीं कहीं पे हमें नाउन को प्लूरल सेंस में भी यूज करना है, कि क्यों यूज करना है उसके पहले हिंट होगा या पूरा सेंटेंस में हिंट होगा, और कहीं कहीं पे हम लोग को क्या लगाना है, हम लोग को ए और एन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। जैसे हमने इस्तेमाल किया था किस जगह पे, 4th नंबर में, ये रहा, देयर वाज अ क्यू, बाहर एक लाइन, एक लंबी लाइन लगी हुई है। अरे यार वहां सिनेमा हॉल में कहां खड़े हो गए, 4 लाइनें लगी हुई है, 4 क्यूज। होता है ना ऐसा, डेली लाइफ में जो होती है वही ग्रामर है। ठीक है, एक बार इसे देखिए। आउटसाइड द सिनेमा देयर वाज डैश ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द फिल्म, यानी कि बाहर लोगों की एक कतार है, लोगों की कतारें हैं। सेंटेंस में कहां लिखा हुआ है, और कैसे पता चला, तुमने पूछा, अभी तो समझ में नहीं आया कैसे पता चला। देखो कोई बात नहीं, समझ में नहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझाएंगे। ये वर्ब देखो क्या है, वाज। ठीक है, अच्छा सवाल किया तुमने, वाज। वाज कहां लगता है, सिंगुलर के पहले, और इसका इसका प्लूरल क्या होता है, वेयर, कहां लगता है, प्लूरल के पहले। तो अब बताइए, यहाँ पे वाज है तो कितनी लाइनें हैं, एक। अगर हम वेयर लिखते तो क्या लिखते, क्यूज। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल पूछा है। ठीक है, अब समझ में आया ना कुछ आपको सेंटेंस में ना हिंट आपको दिया रहेगा, खजाना कहाँ है, कहाँ से खजाना लेके आना है। तो क्लू आपको पकड़ना पड़ेगा, हिंट्स आपको पकड़ना पड़ेगा। एकदम आसान है इंग्लिश ग्रामर, लेकिन सीखने और सिखाने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो ये कुछ एक्सरसाइज थे जो आपको करने बहुत बहुत जरूरी थे। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ये हमने कर लिया, हम लोग को करना था ये नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर का मतलब क्या होता है, हम लोग को सिंगुलर सीखना है, और क्या सीखना है, हम लोग को प्लूरल सीखना है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, फिर हम पीछे आ गए। लो सर क्या बार बार पीछे आते रहते हैं, स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, स्टार्ट तो हम कब का कर दिए हैं, तुम लोग को पता भी नहीं चला है। पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी ना, पता ना चले। देखो कुछ ना फॉरेन वर्ड्स होते हैं, विदेशी वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स लैटिन होते हैं, कुछ लोग कुछ कुछ क्या होते हैं, ग्रीक्स होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, इनके ऊपर तो बैंक में एसएससी में धमाकेदार सवाल आता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। तो एक मैंने लिखा सिंगुलर, एक मैंने क्या लिखा, प्लूरल, और हम पढ़ेंगे यहाँ फॉरेन वर्ड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फॉरेन वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है, एजेंडा। भाई तुम्हारा एजेंडा क्या है, आज के मीटिंग का एजेंडा क्या है भाई, एक बताओ यार, मीटिंग किस लिए बुलाई है, मतलब किस टॉपिक पे बात करना है हमका, हम लोग को किस टॉपिक पे बात करनी है, तो एजेंडा पूछते हैं। लेकिन क्या कभी आपने आपसे पूछा है कि एजेंडा सिंगुलर है कि प्लूरल, बताइए। एजेंडा प्लूरल होता है। एजेंडा क्या मतलब होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। वो कौन कौन से आइटम्स है जिनके ऊपर आज मीटिंग में चर्चा होने वाली है, उसे एजेंडा कहते हैं। तो एजेंडा का सिंगुलर क्या होता है, ये बताइए। एजेंडा का सिंगुलर क्या होता है, एजेंडा माने कार्यक्रम, प्रोग्राम क्या है आज का, किसी को पता है, नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता होना बहुत अच्छी बात है, हम बताएंगे। क्या है वर्ड, एजेंडम। आप बताइए, अगर मीटिंग में आज एक ही मुद्दे पे बात होने वाली है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सेंस एजेंडम।
और मीटिंग में आज 3-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। 3-4 ऐसे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जिनके ऊपर चर्चा करनी है। समाज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, गार्बेज की प्रॉब्लम है, उसके बाद एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो कई सारे टॉपिक्स हैं, तो हम बोलेंगे एजेंडा। लेकिन अगर एक ही मुद्दे बात करनी है कि यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ही मुद्दा है, तो क्या बोलेंगे? एजेंडम। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आजकल जो हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, हम लोग एजेंडा को ही यूज करते हैं, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। अगर एक ही एजेंडा है तो भी क्या बोलते हैं? एजेंडा। और एक से अधिक एजेंडा है तो भी क्या बोलते हैं? एजेंडा। फर्क यह है कि अगर इसे आप सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हो तो इज लगाओगे, या पास्ट टेंस में है तो वाज लगाओगे, या हैज लगाओगे, और या इसे अगर प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हो तो क्या लगाएंगे? आर, या पास्ट टेंस में वोर, या हैव। इस तरह से, क्योंकि हैज सिंगुलर होता है, हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। खैर, एजेंडा प्लूरल है, एजेंडम सिंगुलर है, जान के रखिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कार्यक्रम। लिख देते हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम भी हैं, ठीक है। और कोई वर्ड क्या है बताइए? आपने कभी ये वर्ड सुना है? एराटा। एराटा, एराटा क्या मतलब होता है? एराटा का छापे खाने की भूल। किसकी भूल? छापे खाने की भूल। एराटा क्या होता है? जो पब्लिशर लोग जो छापते हैं ना, और छापे खाने का जो भूल होता है, पब्लिशिंग करते वक्त जो भूल हो जाती है किताबों वगैरह में, उससे क्या कहते हैं? एराटा। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर क्या होता है? एराटम। छापे खाने की भूल, ठीक है, ताकि आपको मीनिंग आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है एल्यूमिनी, ठीक है, और इसका सिंगुलर क्या होता है? एल्यूमिनस। जो लोग कॉलेज से पास आउट, जो ग्रेजुएट छात्र होते हैं, लड़का लड़की, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एल्यूमिनी। और एक से अधिक हो तो क्या बोलते हैं? एल्यूमिनस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी क्या बोलते हैं इसको? विद्यार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विद्यार्थी। माने स्टूडेंट्स, ओके, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद और क्या क्या है? जैसे कि आपने एक्सिस सुन रखा है ना, अर्थ का अपना एक्सिस होता है जिसके आसपास वो घूमती है, क्या सही है कि नहीं? धुरी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? धुरी। तो अर्थ का तो एक ही होता है ना एक्सिस, है ना, जो ओवल शेप का होता है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो पृथ्वी का क्या अपना एक्सिस है। इसी तरह से 8 प्लैनेट्स है, तो उनका तो 8 एक्सिस हुआ, अर्थ का एक, मार्स का एक, सबका एक एक, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सिस। क्या हो जाएगा? एक्सेस। तो जब भी ये आईएस वाला सिस्टम होता है ना, आईएस, ये ईएस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो पीएचडी करने वाले होते हैं वो क्या लिखते हैं? थीसिस। आईएस है ना, क्या हो जाएगा? थीसिस। किसी टॉपिक के ऊपर उनको क्या करना पड़ता है? शोध करना पड़ता है, रिसर्च करके पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा किसी सवालों को एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना। यहाँ भी आईएस है, क्या हो जाएगा? एनालिसिस। ये हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसी तरह से जो कीटाणु, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। BACILLUS। तो इसका प्लूरल क्या होगा? बैसिली। बैसिली। तो बैसिलस क्या होता है? हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि हानिकारक कीटाणु। सिंगुलर अगर एक कीटाणु है तो क्या बोलते हैं? बैसिलस। और ढेर सारे कीटाणु हैं, लोग बीमार हो गए तो क्या बोलते हैं? बैसिली। BACILLI। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह से और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं बताइए? जैसे बैंडिट। किसे कहते हैं बैंडिट?
लुटेरा, ये सिंपल वर्ड है बैंडिट, और बैंडिट से क्या बनता है बोलिए? एक तो होता है बैंडिट्स सिंपल में, एक होता है बैंडिटी, डबल टी आई, लुटेरे। आपको आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है। इसके बाद आपने ये शायद वर्ड नहीं सुना होगा, बैक्टीरियम, सिंगुलर है। आपने क्या सुना है? बैक्टीरिया, लेकिन आपको पता है कि बैक्टीरिया प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम। ठीक है। अच्छा, और बताइए किस बेसिस पे कहते हैं ना आप ये बात कह रहे हो? आईएस है, क्या हो जाएगा? बेसिस। आईएस होने से क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा। आपने ये सुना होगा भाई इस जॉब में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल सेंस में, पर सिंगुलर सेंस में क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्राइटेरियन। ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा कि भैया कलकत्ता में तो अभी क्राइसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? क्राइसिस, संकट। कैसे माने क्या होता है? संकट। आईएस है, क्या हो जाएगा? क्राइसिस। ये हो गया, ये हो गया सिंगुलर, और ये क्या हो गया? प्लूरल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और क्या आपने सुना होगा? आपने सुना होगा डेटा। मोबाइल आप लोग यूज करते हो तो डेटा यूज करते हो ना, पर इसका सिंगुलर क्या होता है? किसी को पता है? बोलिए। डेटम। क्या बोलते हैं? डेटम। आपको बात समझ में आया? आपने ये सुना होगा, आप मैथ पढ़े हो तो आपने सुना होगा मैथ को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, तो इसका प्लूरल क्या होता है? फॉर्मूले। फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। ठीक है। ये सारे जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ये फॉरेन वर्ड्स हैं, फॉरेन लैटिन या ग्रीक हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा कि मेमोरेंडम दिया गया है डीएम को। मेमोरेंडम स्मृति पत्र बोलते हैं, याद दिलाने के लिए कि हमें क्या क्या हमारी डिमांड है। मेमोरेंडम का जैसे इराटम अभी पढ़ा आपने, मेमोरेंडम क्या हो जाएगा इसका प्लूरल? बोलिए। मेमोरेंडा। क्या हो जाएगा? मेमोरेंडा। तो सिंगुलर मेमोरेंडम यूज करना है कि मेमोरेंडा यूज करना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस सिंगुलर है या सेंटेंस क्या है? प्लूरल है। तब आपको यूज करना है कि हमको क्राइसिस यूज करना है कि क्राइसिस यूज करना है, डेटम यूज करना है कि डेटा यूज करना है। आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग को यहाँ पे सीखने हैं। ये देखिए नाउन एंड नंबर हम लोग आ गए, ये आप लोग देख लिया आप लोगों ने, कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए। अब देखिए यहाँ पे फॉरेन वर्ड्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिया गया है, देखिए। मेमोरेंडम सिंगुलर में क्या होगा? मेमोरेंडा या मेमोरेंडम्स, बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेड। कैक्टस क्या होता है? सिंगुलर। आप पढ़ते हो ना कैक्टस, ये क्या होता है? सिंगुलर। और इसका प्लूरल क्या होता है? कैक्टाई। इसका प्लूरल क्या होता है? कैक्टाई। रेडियस, रेडाई। एनालिसिस, एनालाइसिस। अपेंडिक्स, अपेंडाइसिस। फोकस, फोकी या फोकसेस। ठीक है। इंडेक्स, इंडाइसिस, इंडेक्सेस। सिंगुलर। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। करिकुलम, करिकुला। करिकुलम क्या है? पढ़ाई का पढ़ते हो ना आप लोग कॉलेज का करिकुलम क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा? करिकुला। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डेटम सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो प्लूरल है। डेटम, डेटा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। कैक्टस पढ़ लिया, हम रेडी पढ़ लिया। ऑक्टोपस, ऑक्टोपसेस, ऑक्टोपाई। डेटम, डेटा। मिलेनियम, मिलेनिया। क्राइसिस पढ़ लिया, थीसिस हो गया। वर्टेक्स, वर्टिसेस या वर्टिसेक्स। सिंथेसिस लाइक एनालिसिस, आईएस है क्या होगा? सिंथेसिस। स्टिमुलस, स्टिमुली। सिलेबस, सिलेबी और सिलेबसिस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये ध्यान से देखिए और देखिए कि ये सही है या फिर क्या है? गलत है। ठीक है। क्या है फर्स्ट सेंटेंस? The conference agenda was meticulously planned, covering a wide range of topics and
स्पीकर्स। अब देखो जो कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वाज मेटिकुलसली प्लान्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटिकुलसली? एग्जाम में सब आता है, केयरफुली, दैट मीन्स विथ ऑटमोस्ट केयर तैयार किया गया था। मेटिकुलसली, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको याद करने होंगे तो ठीक है। प्लान्ड, कवरिंग, और इसमें क्या कवर था? अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी कि बहुत सारे क्या थे? टॉपिक्स थे, और बहुत सारे कौन थे? स्पीकर्स थे। यानी एजेंडा को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लूरल सेंस में। यानी यहाँ पे एजेंडा किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है? प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया गया है। द कॉन्फ्रेंस का क्या? द कॉन्फ्रेंस एजेंडा। एजेंडा किसका? कॉन्फ्रेंस का। द आर्टिकल किसके लिए? एजेंडा के लिए। और एजेंडा किसका? कॉन्फ्रेंस का। तो ये कौन हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो द कॉन्फ्रेंस एजेंडा वाज मेटिकुलसली प्लान्ड कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड स्पीकर। तो अगर यहाँ पे एजेंडा अगर तुम्हारा मान लो ये है, अगर प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वेयर, वॉर। क्या होगा यहाँ पे? वॉर होगा। लिखा है ना, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी कि एजेंडा में बहुत सारे टॉपिक्स थे। एक ही एजेंडा में नहीं था, कई सारे एजेंडा थे। ठीक है। 2 नंबर में आते हैं। द रिपोर्ट हैड अ फ्यू एराटा। माने एराटा माने गलती। जो रिपोर्ट छपी थी उसमें कुछ गलतियां थी, और गलतियां एक से ज्यादा है। कैसे पता चला? यस, किससे पता चला? ऑफ यू से। और एराटा का सिंगुलर भी होता है। एराटा क्या है? प्लूरल। और सिंगुलर क्या होता है? एराटम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑफ यू है, तो यानी कि एक से अधिक है। तो अगर ऑफ यू लिखा हुआ है तो क्या हम यहाँ पे एराटम लिख सकते थे? नहीं। ऑफ यू का मतलब होता है गलतियां 2 या 2 से ज्यादा है। यानी हमें जो फॉरेन वर्ड जो यूज करना है वो प्लूरल सेंस में होगा, और एराटा का प्लूरल फॉर्म एराटा ही होता है। द रिपोर्ट हैड अ फ्यू एराटा दैट नीडेड टू बी करेक्टेड बिफोर इट्स फाइनल पब्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या गलती है? कुछ गलती है अगर आपको दिख रहा है? एनीथिंग? इट्स माने कौन? रिपोर्ट। तो इट्स कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। आपको समझ में आया? किसका फाइनल पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट की। लेकिन पहले जो इराटा है, जो कुछ गलतियां छापे खाने की, जो कुछ भूल हो गई है छपने के समय, तो ठीक करने की जरूरत है। आपको समझ में आया क्या क्यों हुआ? द यूनिवर्सिटी एलुमिनी गैदर्ड फॉर अ ग्रैंड रीयूनियन रेमिनिसिंग अबाउट देयर कॉलेज डेज। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए सभी को जो है क्या करते हैं? रीयूनियन पे आते हैं। ग्रैंड रीयूनियन बोलते हैं, सबको मिलना है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कॉलेज के सारे स्टूडेंट रीयूनियन करते हैं, एक जगह सबको आते हैं, मिलते हैं। ठीक है। तो हमने अभी आपको एलुमिनी सिखाया था। एलुमिनी क्या है? प्लूरल। अब अगर बोला गया है द यूनिवर्सिटी एलुमिनी, यानी कि यूनिवर्सिटी से जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, मेल फीमेल दोनों, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स रीयूनियन में एक कैसे आएगा? वो एक किसके साथ करेगा रीयूनियन? एक से अधिक चाहिए ना मिलने के लिए। इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है। द कारपेंटर शार्पेंड द एक्सेस टू एंश्योर प्रिसीशन इन कटिंग द वुड। कारपेंटर ने क्या किया? धार किया। किसको धार किया? एक्सेस। तो मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? प्लूरल, धार। ठीक है। द कारपेंटर शार्पेंड द एक्सेस टू एंश्योर प्रिसीशन इन कटिंग द वुड, यानी कि जो लकड़ी है, लकड़ी को काटने के लिए सही से काट सके, इसलिए क्या किया उसने? धार को क्या किया? शार्प किया। ठीक है। The analysis conducted by the research team revealed significant insights into the market trend. जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसमें इनसाइट, यानी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको समझने की शक्ति है ना। द एनालिसिस, एनालिसिस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? एनालिसिस प्लूरल है और एनालिसिस क्या है? सिंगुलर है। तो द डैश द एनालिसिस कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम, यानी रिसर्च टीम ने जो बहुत सारे जो विश्लेषण किए हम उनकी बात कर रहे हैं। प्लूरल सेंस में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। मार्केट ट्रेंड्स, तो मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए काफी विश्लेषण करने की जरूरत है, एक बार करने से तो नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ये भी सही है। द साइंटिस्ट आइसोलेटेड द बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर सैंपल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। बैक्टीरिया मैंने 2 सिखाया था। बैक्टीरिया प्लूरल है और बैक्टीरियम सिंगुलर है। अब पानी से तुम एक तो बैक्टीरिया कैसे अलग करेगा? बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये ठीक है। ठीक है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया क्या होता है? प्लूरल होता है। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको उसका क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, यानी क्राइटेरिया एक से अधिक है। और जब एक से अधिक हो तो क्या होगा क्राइटेरिया, और एक ही है तो क्या होगा क्राइटेरियन। तो यहां तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप वेयर दिया है, हमारा वर्ब क्या है प्लूरल, इसका मतलब यहां पे सही है क्राइटेरिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको पता है क्राइसिस क्या है? सिंगुलर। क्राइसिस क्या है हमारा? सिंगुलर। क्राइसिस सिंगुलर संकट, और क्राइसिस क्या होते हैं? प्लूरल। ठीक है। द इकोनॉमिक, हम यहाँ बात कर रहे हैं द इकोनॉमिक यानी आर्थिक संकट की, एक ही संकट की बात कर रहे हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस हैड दिया हुआ है सीवियर कॉन्सिक्वेंस, के परिणाम बहुत सारे हो सकते हैं ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो हम सिर्फ आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। अगर लिखा होता द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल, तब क्या होता? क्राइसिस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। द डेटा, डेटा क्या होता है? प्लूरल। डेटम क्या होता है? सिंगुलर। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे, वो दिखाता है अ क्लियर ट्रेंड इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के बहुत सारे प्रेफरेंसेस हैं। तो दिखा ना, कंज्यूमर के बहुत सारे प्रेफरेंसेस है, एक ही पसंद नहीं है, कई सारे पसंद और नापसंद है उपभोक्ताओं के। जब उस कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को, ट्रेंड को देखा गया, तो उसका जो डेटा मिलेगा वो तो एक नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। तो क्या होगा? डेटा। हम यहाँ डेटम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंज्यूमर हैज लॉट ऑफ प्रेफरेंसेस। आपकी और हमारी कपड़ों में ही इतनी सारी पसंद है, खाने में इतना सारा पसंद ना पर लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, तो यहाँ पे डेटम कैसे हो? क्या होगा? डेटा होगा। द ऑफिस मैनेजर सर्कुलेटेड, ऑफिस के मैनेजर ने प्रकाशित किया, सर्कुलेट किया। मेमोरेंडा, मेमोरेंडा क्या होता है? प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? मेमोरेंडम, स्मृति पत्र जो किसी को दिया जाता है। टू इन्फॉर्म द स्टाफ अबाउट द अपकमिंग मीटिंग, तो आने वाले मीटिंग के लिए स्टाफ को, ठीक है, क्या करने के लिए? इन्फॉर्म करने के लिए ऑफिस मैनेजर ने क्या किया? मेमोरेंडा, यानी कई सारे स्मृति पत्र जो है इशू किए। ठीक है। इसके बाद यहां पे एक सवाल है, द थीसिस, थीसिस क्या होता है? मैंने पढ़ाया था अभी, थीसिस क्या होता है? आईएस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और ईएस लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीसिस क्या है? प्लूरल है। द थीसिस प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट, अब यहाँ पर थीसिस होगा कि थीसिस होगा? बताओ, यहां बताओ, ये किसने प्रेजेंट किया है? ये किया है प्रेजेंट स्टूडेंट्स ने, यानी एक से अधिक स्टूडेंट है, तो सबका अपना अपना एक थीसिस होगा। तुम्हारा अपना होगा और मेरा अपना एक थीसिस होगा। तो अगर दो या दो से अधिक थीसिस है तो क्या हो जाएगा? थीसिस। आपको समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है और आपको फॉरेन वर्ड्स को किस फॉर्म में आपको यूज करना है। क्लियर हो गया मेगा? ओके। तो यहां बताइए, यहां पे आपको चूज करना है, क्या करना है? आपको चूज करना है, और चूज करके बताना है यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा। एक बार आप सवाल को देख लीजिए। पहला सवाल, द कॉन्फ्रेंसेस एजेंडा meticulously prepared by the organizing committee encompasses a diverse array of cutting-edge research topics and influential keynote speakers from various disciplines। आपको ये बताइए, यहां पे एजेंडम होगा कि एजेंडा होगा? एजेंडा क्या होगा? कैसे पता करेंगे कि कॉन्फ्रेंस तो एक ही होता है, यह है कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पे आप क्या दिया हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि पॉजिटिव केस। ठीक है। कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा होता है, ठीक है, मीटिंग का अपना एजेंडा होता है, पर कैसे पता करेंगे? द कॉन्फ्रेंसेस एजेंडम, एजेंडा कॉमा, नाउन के बाद कॉमा दिया है ना, जब किसी नाउन के बाद कॉमा आता है तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा रहता है ना, वो उसके परिचय को देता है उसको, जैसे कि अशोक कॉमा द ग्रेट कॉमा वॉन द कलिंगा वार, तो अशोक के बाद कॉमा दिया तो अशोक का परिचय क्या है? द ग्रेट किंग, कॉमा उसने क्या किया? वॉन द कलिंगा वार। तो जब भी नाउन के बाद हम कॉमा कॉमा देते हैं तो इसे हम ग्रामर में कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। क्या कहते हैं? नाउन इन एपोजिशन, यानी कि नाउन का ही परिचय हम कॉमा दे के लिखते हैं। तो यहाँ कॉमा दिया है, तो कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जिसे मेटिकुलसली मतलब केयरफुली प्रिपेयर किया गया है बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, इसको देखो एनकम्पासेस। एनकम्पास एक वर्ब है, एनकम्पास क्या है? एक वर्ब है, और ये इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ईएस। जब भी किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हो तो वो क्या बन जाता है?
सिंगुलर। क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट कौन है? द कॉन्फ्रेंसेस। और एजेंडा में सिंगुलर कौन है? एजेंडा। बट आई सेड इन द अर्लियर क्लास की टुडे कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एजेंडा को ही हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एजेंडा भी यूज करोगे तो गलत नहीं होगा। पर ग्रामर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा यहाँ पे चूंकि एनकम्पासेस सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और एजेंडा का सिंगुलर क्या होगा? एजेंडम। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दोनों ही करेक्ट है, पर यूज में सबसे ज्यादा कौन सा करते हैं हम लोग? एजेंडा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अच्छा, अब आप 2 नंबर देखिए और मुझे बताइए, द साइंटिफिक जर्नल जो पब्लिश हुआ है, द साइंटिफिक जर्नल पब्लिश्ड एन इराटम इराटा। अब बताइए, यहाँ पे एन दिया हुआ है, यानी छापे खाने की जो भूल है वो एक ही तो है। यानी बुक जो जर्नल पब्लिश हुआ है ना, उसमें एक ही गलती हुई है, छापते वक्त एक गलती हो गई है, एक भूल हुई है। तो इराटा मतलब इराटा क्या होता है? प्लूरल सेंस। और इराटम क्या होता है? सिंगुलर सेंस। तो आंसर क्या होगा हमारा? इराटम। यहां जैसे वर्ब से पता चला कि यहाँ पे एजेंडम होगा, यहाँ पे आर्टिकल से पता चल गया कि यहाँ पे इराटम होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि नाउन खत्म होने के बाद पता है क्या शुरू होगा? इसके ऊपर एप्लीकेशन, एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जबरदस्त क्लास होगा। वहां पे ये सब पीछे नहीं आएंगे, आपसे अब डायरेक्ट पूछेंगे यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे आइए। आप अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। द यूनिवर्सिटी इनवाइटेड द अकम्प्लिश्ड, जिनका पूरा हो चुका है, जो प्राप्त कर चुके हैं, कौन? एल्यूमिनस एल्यूमिनी, टू डिलीवर द कमेंसमेंट एड्रेस इंस्पायरिंग द ग्रेजुएटिंग क्लास विथ हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स, जो भी उन्होंने अचीव किया है। तो द यूनिवर्सिटी इनवाइटेड, यूनिवर्सिटी किसको इनवाइट किया है? क्या होगा? जो लोग पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, मेल फीमेल मिक्स्ड, सारे लोग जो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट, उनको इनवाइट किया गया है ताकि जो नए ग्रेजुएटिंग कर रहे हैं उनको अपने अचीवमेंट के बारे में वो लोग बता सके। तो क्या होगा यहाँ पे? एल्यूमिनस। एक को थोड़ा इनवाइट करेगा, कई सारे लोगों को इनवाइट करेगा वहां पे, जो उस कॉलेज के पास आउट होने वाले ग्रेजुएट छात्र और छात्राएं हैं, दैट इज एल्यूमिनस, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। The Earth's rotational axis plays a pivotal role in determining the change of seasons and the length of daylight throughout the year. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? हम किसके धुरी की बात कर रहे हैं? अर्थ, सिंगल प्लैनेट। तो अर्थ तो अपने ही धुरी पे घूमता है ना, एलिप्टिकल पाथ पे घूमता है। तो अर्थ का अपना एक ही एक्सिस है, 10 तो नहीं है, 8 प्लैनेट का 8 है। तो जब हम इसकी हम बात कर रहे हैं तो एक की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर की बात कर रहे हैं। और सिंगुलर में क्या होता है? आईएस होता है। तो क्या होगा आंसर? एक्सिस। और कैसे पता चला? देखो, प्ले वर्ब है और इसमें क्या लगा है? एस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस या ईएस, किसी भी वर्ब में, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म में जब आप एस या ईएस यूज करते हो तो आप इसे क्या बनाते हो? आप इसे सिंगुलर बनाते हो, सिंगुलर नंबर बनाते हो। तो वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब सब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक है। क्या है? द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस, ये हुआ फुल सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट पहचानना, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट द अर्थ है, कहां द अर्थ है? पृथ्वी का घूर्णन धुरी जिसपे वो घूमती है, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसे वर्ब क्या है? सिंगुलर हुआ। तो आंसर क्या होगा? द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस प्लेज। अगर यहां पे होता द अर्थ एंड द मार्स, पृथ्वी और मंगल ग्रह का, तो 2 हो गए ग्रह, तो दोनों की अपनी धुरी हुए, तो क्या एक्सिस होगा? नहीं। क्या होगा? एक्सिस। तब ये क्या प्लेज होगा? नहीं। तब क्या होगा? प्ले। जब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हो प्ले, वो प्लूरल हुआ, और जब उसमें एस लगा देते हो प्लेस, तो क्या बन जाता है? सिंगुलर। फिर से कह रहा हूं, नाउन का उल्टा है। बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। गर्ल का सिंगुलर क्या होगा? गर्ल्स। वर्ब उल्टा है। गो है प्लूरल, जैसे ही गो में लगा दोगे ईएस, गोज, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वर्क, वर्क क्या है? प्लूरल। वर्क्स क्या है? सिंगुलर। ब्रिंग प्लूरल, ब्रिंग्स सिंगुलर। याद रहेगा? वर्ब में एस और ईएस जोड़ दिए तो वो सिंगुलर हो गया, और हटा दिए तो
प्लूरल हो गया। अगर यहां होता द अर्थ एंड द मार्स, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस, प्लूरल हो गया, पूरा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, प्ले। आ गया मेरा बात समझ में? ओके। अब आ जाओ 5वें नंबर पे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे है, इसको आप क्वेश्चन मैप है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है द डेटा एनालिसिस कंटिन्यूज टू रिवील इंट्रिगिंग पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस प्रोपेलिंग द रिसर्चर्स टुवर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। नीचे क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। तो आप बताइए क्या होगा, आईएस हो गया तुम्हारा सिंगुलर, ईएस हो गया तुम्हारा प्लूरल। तो द डेटा क्या होगा, अब देखो डेटा माने क्या होता है, प्लूरल, पता है ना आपको। तो जो एनालिसिस कर रहे हो वो खुद ही प्लूरल है, तो उसका एनालिसिस सिंगुलर कैसे होगा, क्योंकि डेटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम। अगर यहाँ डेटम होता तो एक ही डेटा, तो एनालिसिस भी कितना होता, एक ही होता, तब क्या बोलते हैं, एनालिसिस। पर तो डेटम का प्लूरल दिया हुआ है डेटा, तो क्या होगा यहाँ पे, एनालिसिस। आप मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूज टू रिवील इंट्रिगिंग पैटर्न्स एंड correlations propelling the researchers toward ground breaking discoveries. Am I clear or not? सबको समझ में आया ये बात, ठीक है, द डेटा, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ये करो, ये वाला आप करो और मुझे इसका आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या होगा देख के बताइए आराम से। द पैथोजेनिक बैक्टीरियम बैक्टीरिया आइसो, कॉमा दिया है नाउन के बाद, यानी परिचय है, आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड सैंपल, कॉमा कॉमा। अब इसके बारे में बोल रहा है, हैज, तो वर्ब सिंगुलर है, यानी कि बैक्टीरियम होगा। बैक्टीरिया कैसे हुआ, ये तो इसका परिचय है। पैथोजेनिक बैक्टीरियम जिसको पेशेंट के ब्लड सैंपल से अलग किया गया था, हैज been the subject of intensive research to develop targeted treatments। आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हैज सिंगुलर आपको यूज किया गया है, हैज सिंगुलर होता है और हैव क्या होता है, प्लूरल। जब सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, यानी सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या होगा, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया कैसे होगा, 2 नंबर सवाल को पढ़िए और बताइए क्या होगा। ये बताना है सही है गलत है। द क्राइटेरियन फॉर सेलेक्टिंग द टॉप कैंडिडेट is based on a rigorous evaluation of their academic achievements, leadership skills and innovative research contributions। गलत है, कैसे गलत है, आपका वर्ब क्या है, is। आपका वर्ब क्या है, is है। आप टॉप कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो रिगरस एवेल्युएशन पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्राइटेरिया नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्या होता, आर होता, तब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, क्राइटेरिया। यानी कि सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब ओनली वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट इन सिंगुलर सेंस। क्राइटेरिया क्या करने के लिए, फॉर सेलेक्टिंग द टॉप कैंडिडेट इज ना, क्राइटेरियन इज सिंगुलर एंड क्राइटेरिया इज प्लूरल। हमने क्राइटेरिया पे यूज किया, नहीं किया। 3 नंबर बताइए। The environmental crisis or crisis demands immediate action from policymakers, scientists, and the public to address the pressing issues of climate change and ecological degradation। अब देखो यहाँ पे डिमांड्स है, वर्ब में क्या है, एस है, यानी कि सिंगुलर हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्राइसिस, ठीक है। 4 नंबर पे आइए। द एस्ट्रोनॉमर डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब नो नो, दैट इज मेटिकुलसली। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्क, और इंडस्ट्रियसली, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डिलीजेंट कहते हैं। डिलीजेंट में एल वाई लग गया, यानी कि एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सो द एस्ट्रोनॉमर डिलीजेंटली रिकॉर्ड्स एवरी, क्या बोला है, every datum data obtained from the telescope's observations contributing to the ongoing research on celestial, जो आकाशीय पिंड होते हैं, तारे, ग्रह, उल्का, उसे सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, एंड देयर मूवमेंट्स। तो बहुत सारे बॉडीज हैं, तारे हैं, उल्का है, आकाशगंगा है, गैलेक्सीज हैं, इसलिए इनके लिए क्या लगा है, देयर
और देयर लाएगा तो क्या होगा, मूवमेंट्स, सब कुछ देखना होगा। देयर माने कौन, सेलेस्टियल बॉडीज, ये प्लूरल है तो ये भी होगा प्लूरल। अगर यहाँ लिखते हैं सेलेस्टियल बॉडी तो ये होता इट्स, और तब यहाँ क्या होता, मूवमेंट, यहाँ क्या होता, मूवमेंट। यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज है इसलिए नाउन हमारा प्लूरल है, तो इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी क्या होगा, प्लूरल, देयर, और बाकी चीज भी क्या होगा, प्लूरल। क्योंकि अगर बहुत सारे बॉडीज हैं तो उनके मूवमेंट भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो होगा मूवमेंट्स। क्या होगा यहाँ पे बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा। यहां पे जब भी हम लोग एवरी का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना एवरी बॉयज, एवरी गर्ल्स, हर लड़के और हर लड़कियां, ठीक है, हम चॉकलेट तो हर एक को देंगे लेकिन है तो बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा डेटा। डेटम का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The government official circulates a memorandum to all departments outlining new policies and procedures to streamline administrative processes and enhance efficiency. Whether this is correct or not? आ लिखा है सिंगुलर तो क्या होगा, मेमोरेंडम। अगर यह लिखा होता फ्यू, फ्यू लिखा क्या होता, मेमोरेंडा। बात समझ में आया, आ लिखा है तो सिंगुलर यूज करना है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम सिंगुलर होता है, मेमोरेंडा प्लूरल होता है। लास्ट वन, द आर्किटेक्ट्स थीसिस, द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है उसका क्या है, थीसिस है, ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग रिसीव्ड, ये तो पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ अब ये वर्ब अगर पास्ट टेंस हो गया तो सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आएगा। रिसीव एक्कोलेट्स मतलब एप्रिशिएशन, बहुत सारा प्रशंसा ना, एप्रिशिएशंस फॉर इट्स। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट्स, इट्स क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, और कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, याद है करवाया था मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो आपका आर्किटेक्ट एक ही है, उसका थीसिस भी एक ही है, तो थीसिस अगर एक ही है तो आईएसई होगा, यानी कि सही है। तो सेंटेंस में जैसे तुम उसका क्वेश्चन मैप बनाना शुरू करोगे ना, वो सेंटेंस तुमको पूरी कहानी बता देगा कि सेंटेंस में हमें कहाँ क्या कैसे यूज करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना और जानना जो है बहुत जरूरी है। जैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, याद है आपको इस वर्ड के बारे में, एडवाइस, ADVICE और ADVICES, ये हम नाउन पढ़ रहे हैं, अगर हम सी के जगह एस कर दें तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर हम ADVISE करें तो ये क्या है, वर्ब है। जैसे आई एडवाइज यू नॉट टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सेरेमनी में हिस्सा मत लो। तो बताओ, सलाह देना एक एक्टिविटी है, तो अगर एक्टिविटी है तो ये वर्ब हुआ। एग्जाम में क्या दिया रहेगा आपको, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको ADVICE, नाउन दिया रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अगर सी दिया रहेगा इसका मतलब समझना होगा ये गलत है, यहाँ इसका वर्ब का फॉर्म होना चाहिए, तब क्या होगा ADVISE। आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ना है हमें। देखो, आफ्टर रिसीविंग एडवाइस ADVICE, इसका मतलब होता है सजेशंस, लेकिन जैसे ही सीई के बाद हम एस लगा देंगे, मैंने इसको प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, तो मैंने कहा ना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाओगे उसका पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मैं आपको एक सलाह देता हूं, मैं आपको एक सुझाव देता हूं, लेकिन बोलोगे एडवाइसेस, तब इसका मतलब सलाह नहीं होगा, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना दे रहा हूं मैं आपको। सूचना और सलाह दोनों में फर्क होता है, तो आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या हम सजेशन की बात कर रहे हैं। सी आप अब देखो, दोनों को मैंने कितना सुंदर से एक हाई लेवल के सेंटेंस से मैंने अलग किया जो आपको एग्जाम में फेस करना है। आफ्टर रिसीविंग एन इनवैल्यूएबल advices from the seasoned entrepreneur, the aspiring business owner meticulously crafted a strategic plan to launch her innovative startup. बोलिए, यहां पे हमको दोनों में से किसको इस्तेमाल करना है,
दो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर क्या है, बी, और आपको ये बताना है कि इन दोनों में यहाँ पे एडवाइस होगा या एडवाइसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सी ही होगा, क्या होगा ये, सी, ठीक है। हम वर्ब की बात ही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ भी दिया है एडवाइसेस और एडवाइस, मतलब कहाँ पे इसका मतलब सजेशन है और कहाँ पे इसका मतलब इंफॉर्मेशन है, बताइए। ऊपर में क्या होगा, एडवाइसेस, यहाँ पे इसका आंसर होगा एडवाइस। क्यों होगा पता है, जब उसे इनवैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण, जब उसे सुझाव मिला फ्रॉम द सीजन्ड एंटरप्रेन्योर, जो लोग मौसम अलग अलग मौसम में चीजों को लेके काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर माने क्या होता है, बिजनेसमैन, ठीक है। द एस्पायरिंग बिजनेस ओनर, जो अभी भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, उसने क्या किया, मेटिकुलसली माने क्या, केयरफुली, बहुत ही ध्यान से क्राफ्टेड स्ट्रेटेजिक प्लान, उसके बाद ही उसने प्लान बनाना शुरू किया ताकि वो लॉन्च कर सके हर इनोवेटिव स्टार्टअप को। तो उसके लिए अगर तुमको कोई स्टार्टअप अगर शुरू करना है, तो जो लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तुमको उनसे क्या लेना पड़ेगा, सजेशन लेना पड़ेगा, तभी तो अपना नया दुकान तुम खोलोगे कि सर हमको ये दुकान खोलना है, आपका इनवैल्यूएबल एडवाइस चाहिए। आपको मेरा बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस, एडवाइस या नहीं होगा, आप समझिए। और एक ही बार डायरेक्ट मैंने लंबा सेंटेंस दिया, क्यों, एग्जाम में आपको ऐसा ही आएगा, बहुआ टाइप सेंटेंस करके पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जो फेस करना है उसी की आदत डालो। एमिड, मैं ऐसा होने के बावजूद भी, एमिड द, क्या बोलते हैं इसको, मीरियाड, माने ढेर सारा, ठीक है, ऑफ माने बहुत सारा, माने इसका मतलब होता है असंख्य, ठीक है। एडवाइसेस, एडवाइस गिवन बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वन पीस ऑफ एडवाइस स्टूड आउट एज द मोस्ट वैल्यूएबल, गाइडिंग द एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। माने बहुत सारा दिया गया, उसमें से एक पीस ऑफ एडवाइस जो है बहुत अच्छा लगा, यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए, उसमें से वन पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे क्या होगा हमारा, एडवाइसेस। और क्यों मालूम चला, देखो दिया है ना ये, मीरियाड ऑफ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ड का सिंगुलर भी है और एक ही वर्ड का प्लूरल भी है, पर एडवाइस मीन सजेशंस एंड एडवाइसेस मीन इंफॉर्मेशन। तो कहां पे एडवाइस की बात कर रहा है और कहां पे इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ये आपको समझना होगा ध्यान से। इसके लिए बहुत सारे क्लूज जो होंगे वो आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का आंसर को निकालने में। सो एमिड द myriad ऑफ एडवाइसेस गिवन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वन पीस ऑफ एडवाइस, वन पीस ऑफ एडवाइस, इनमें से जितना बहुत ढेर सारा इंफॉर्मेशन दिया गया, उनमें से एक पीस ऑफ एडवाइस जो है वो स्टूड आउट, है ना, दिखने में लगा एज द मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत ही बढ़िया, मूल्यवान, गाइडिंग द एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर, जो उद्यमी लोग हैं उनको अपना बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई थिंक एडवाइस और एडवाइसेस के बीच के डिफरेंस को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोर्स और फोर्सेस। फोर्स माने क्या होता है, स्ट्रेंथ, ताकत, लेकिन जैसे ही फोर्स में आप एस जोड़ दोगे, इसका मतलब हो जाएगा फोर्सेस, तब इसका मतलब हो जाएगा आर्मी, सेना की हम बात करें, देखो कितना फर्क है। सिर्फ एस ना होने और होने से दोनों के मीनिंग डिफरेंस हो जाता है, यानी बिना सेंटेंस पढ़े आप कभी भी सेंटेंस का आंसर बता ही नहीं पाओगे कि कहां हम ताकत की बात कर रहे हैं और कहां हम सेना की बात कर रहे हैं। अब देखो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अब बताइए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस और फोर्स इन द यूनिवर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम। सेंटेंस को पढ़े क्या लगता है, कौन सा सेंटेंस होगा, बोला कि हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की ताकत, जो हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल फोर्सेस है, सेना है या ताकत है, जो आकाशीय पिंड के मूवमेंट को, सौर मंडल में आकाशीय पिंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, सेना की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक इस सेंटेंस में देखो, ड्यूरिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज, अब ये पढ़ के ही समझ में आ गया सेना का अभ्यास। तो मिलिट्री एक्सरसाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो सेना की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, द ज्वाइंट फोर्सेस,
यानी कि रशिया और इंडिया के सैनिक आपस में मिल गए, अमेरिका और इंडिया के सैनिक आपस में मिल गए, कनाडा और इंडिया के सैनिक मिल गए, पैलेस्टीनियन और यूके के सैनिक आपस में मिल गए। तो जब यहाँ दे दिया है मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इसी से तो पता चल गया ना कि हम सेना की बात कर रहे हैं, ताकत की नहीं। ठीक है, ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यहां भी लिखा हुआ है। शो कास्ट देयर, बहुत सारे हैं, 3 है, तो 3 है तो क्या होगा, देयर होगा। कोऑर्डिनेटेड कैपेबिलिटीज, क्योंकि आर्मी का अपना कैपेबिलिटी है, नेवी का अपना है, ठीक है, और एयरफोर्स का अपना है। एंड रेडीनेस फॉर एनी पोटेंशियल थ्रेट, किसी भी संभावित खतरे के लिए वो हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, आयरन और आयरन्स, आयरन माने लोहा, एक मेटल है, और आयरन्स माने क्या होता है, हथकड़ी या जेल की सलाखें। फेटर्स मेड विद आयरन, जेल की जो सलाखें होती है ना, उसे हम लोग आयरन नहीं कहते हैं, आयरन्स कहते हैं। आई एम बिहाइंड आयरन्स, जिसको ग्रामर पता है वो समझ जाएगा मैं जेल में बंद हूं। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ हम लोहे की बात कर रहे हैं, कहाँ हम हथकड़ी की बात कर रहे हैं। तो बिना सेंटेंस पढ़े समझ में आएगा, तो बताइए। द इनोवेटिव रिसर्च इन मटेरियल साइंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ सुपर स्ट्रॉन्ग आयरन्स एलॉय माने मिश्रण, रेवोल्यूशनाइजिंग द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पर लोहे की बात कर रहे हैं, हथकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। आफ्टर द सस्पेक्ट, पढ़ के समझ में आ जाएगा, सस्पेक्ट, थीफ, लुटेरा, बैंडिट, उनको तो पकड़ क्या पहनाते हैं, हथकड़ी पहनाते हैं। इतना पढ़ने से समझ में आ जाएगा आगे कहानी क्या है। वाज एप्रीहेंडेड का मतलब होता है अरेस्टेड। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर प्लेस द आयरन ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाइयों पे क्या लगाया, लोहा लगा दिया, क्या लगाया, हैंडकफ्स, यानी कि हथकड़ी लगा दिया। सिक्योरिंग हिम बिफोर एस्कॉर्टिंग हिम टू द वेटिंग पेट्रोल कार, जो पेट्रोल कार वेट कर रहा था वहां ले जाने से पहले उसके हाथों में, कलाइयों में क्या लगा दिया, हथकड़ी लगा दिया। बताओ, दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हम सुपर स्ट्रॉन्ग मेटल की बात कर रहे हैं, तो लोहा एक धातु है। यहाँ हम उसी लोहे से बने हथकड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। सो सेंटेंस ही आपको बोलेगा कि कहाँ आपको क्या यूज करना है। एम आई क्लियर और नॉट? कलर और कलर्स, कलर माने क्या होता है, कलर, रंग, पर कलर्स का मतलब होता है फ्लैग्स। जैसे आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज क्या फहराया जाएगा, झंडा, यानी कलर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ हम रंग की बात कर रहे हैं, कहाँ हम झंडे की बात कर रहे हैं। सेंटेंस ही पता चलेगा। चलिए बताइए क्या होगा। इन हर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग द आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट कौन है, जो आर्ट कलाकार होता है। अब समझ गए यहाँ पे क्या होगा, मास्टरफुली इंप्लॉयड स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर और कलर्स। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रंगों का इस्तेमाल कर रहा है और रंगों में कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है, ताकि उस सीनिक ब्यूटी को वो दिखा सके। तो आर्टिस्ट को पढ़ के समझ में आ गया हम कलर की बात कर रहे हैं, रंगों की बात कर रहे हैं, झंडे की बात नहीं कर रहे हैं। यूजिंग अ वाइब्रेंट क्रिम्सन एज द फोकल पॉइंट टू सिंबलाइज इंटेंस पैशन amidst a sea of serene blues and greens। टफ सेंटेंस दिया है मैंने, ताकि आप समझ सको कि टफ देने से क्या होता है। अगर हमको ग्रामर पता है तो हम आसानी से निकल जाएंगे। ड्यूरिंग द इंटरनेशनल इवेंट, जब अंतरराष्ट्रीय कोई समारोह होता है, जैसे कि G20 समिट होता है ना, वह क्या है, इंटरनेशनल इवेंट है। द वेन्यू वाज एडॉर्न्ड, एडॉर्न्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड। क्या होता है, डेकोरेटेड विथ अ वाइब्रेंट डिस्प्ले। जो वेन्यू हो, जहां पे वो G20 समिट हो रहा है, इंटरनेशनल समिट हो रहा है, जो वेन्यू होता है उसको सजाया जाता है वाइब्रेंट डिस्प्ले, वहां पे डिस्प्ले होता है। नेशनल क्या, कलर्स और कलर, रंग दिखाए जाते हैं कि अलग अलग देशों के झंडे दिखाए जाते हैं। यस, हम यहाँ फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कलर्स माने झंडों की बात कर रहे हैं। अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट में जापान का झंडा, इंडिया का झंडा, यूक्रेन का झंडा, रशिया का झंडा, चाइना का झंडा, यूएसए का झंडा। डिस्प्ले ऑफ वाइब्रेंट कलर्स माने वाइब्रेंट फ्लैग्स। फ्लटरिंग प्राउडली इन द ब्रीज, जो हवा में लहराते हुए, तो हवा में कौन रंग लहराता है, क्या झंडे लहराते हैं। सिंबलाइजिंग द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। मैं समझा पा रहा हूं कि कहां आपको कौन सा यूज करना है। जब मैं एरर फाइंडिंग दूंगा तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है,
अल्फाबेट एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट जानते ही हो, ABCD जो होता है उसको बोलते हैं अल्फाबेट, लेकिन वहीं अगर एस लगा दे अल्फाबेट्स, तब हम भाषा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भाषा। भैया आपकी भाषा क्या है? हमारी भाषा हिंदी है, आपकी तेलुगु है। जब लैंग्वेज की बात करें तब अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, पर अल्फाबेट बोलेंगे तो ABCD जो आप पढ़ते हो, ठीक है, वो हो गया। आप पढ़ के बताओ, आप खुद करो, पहले वाले में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कमेंट करो। देखो यहाँ लिखा हुआ ना लिंग्विस्ट, जो अलग अलग भाषाओं को जानता है। लिंग्विस्ट किसे कहते हैं? जो अलग अलग भाषाएं बोलता है। द लिंग्विस्ट रिसर्च फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द अल्फाबेट और अल्फाबेट अक्रॉस एनिशियंट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन तो अलग अलग जो प्राचीन सभ्यताएं थी, माया हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामियम हो गया, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गया, सबकी भाषा एक ही थी? नहीं थी। तो हम भाषाओं की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फाबेट्स, रिवीलिंग फैसिनेटिंग कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न राइटिंग सिस्टम। देख लेते हैं। इन द डाइवर्स मेट्रोपोलिस वन कैन एनकाउंटर अ टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स ईच कंट्रीब्यूटिंग अ रिच पैलेट ऑफ, नहीं, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स क्रिएटिंग अ हार्मोनियस सिम्फनी ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम अलग अलग जाते हैं, अलग अलग मेट्रोपोलिस में जाते हैं, वन कैन एनकाउंटर, लोगों को सामना करना पड़ता है या लोगों को मिलता है, अ टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर, अलग अलग संस्कृति, ठीक है। हर संस्कृति कंट्रीब्यूट करती है रिच पैलेट ऑफ व्हाट, भाषाएं, यानी यहाँ पे क्या होगा? अल्फाबेट्स होगा। और यहाँ पे जो हम अलग अलग सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसको करेक्शन कर लेते हैं। हम जो अलग अलग सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट, जैसे कि मेसोपोटामिया, पढ़े होंगे हिस्ट्री में, आपने इंडस वैली पढ़ा है, तो आपने देखा हो ना, जो अलग अलग जो संस्कृति जो हुई है, इनके अल्फाबेट जो होता है, जो गुफाओं में स्क्रिप्ट में लिखा होता है ना, ए कैसा दिखेगा, बी कैसा दिखेगा, सी कैसा दिखेगा, डी कैसा, यू कैसा दिखता है, मछली का आकार कैसा होता है, वगैरह वगैरह। यानी हम उनके वर्णमालाओं की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्णमाला की बात कर रहे हैं। यानी हम किसके बात कर रहे हैं? हम अल्फाबेट की। और वही अल्फाबेट, अच्छा कैसे पता चला कि अल्फाबेट है? देखो हम बताते हैं तुमको। यहाँ पे एक वर्ड ए स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट से ही क्या बनती है? भाषा। स्क्रिप्ट के लिए क्या चाहिए? अल्फाबेट चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ABCD आपको आना चाहिए, वोवेल कॉन्सोनेंट आपको आना चाहिए। तो ABCD आपके लिए क्या हो गया? स्क्रिप्ट हो गया। अब उससे आप लैंग्वेज बनाओ। पर यहाँ पे हम जब कल्चर की बात करते हैं तो अलग अलग कल्चर का अलग अलग क्या है? भाषा है, लैंग्वेजेस है। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी लैंग्वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या दिया? अ रिच प्लेटेट ऑफ, यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ मिसप्रिंटिंग, सम सॉर्ट ऑफ मिसप्रिंटिंग। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, नो इश्यूज। अब ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फाबेट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। पेन और पेन्स, पेन माने क्या होता है? सफरिंग, दर्द। लेकिन जैसे ही पेन में एस लगा देते हो तो इसका मतलब होता है पेन्स माने एफर्ट, आपका प्रयास, आपकी मेहनत। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो आप बताइए किसमें पेन होगा और किसमें पेन्स होगा? कहाँ हम दर्द की बात कर रहे हैं, कहाँ हम अपने एफर्ट, प्रयास की बात कर रहे हैं? पढ़िए। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिगरस फिजिकल थेरेपी, क्या लिखा हुआ है? थेरेपी। अब अगर थेरेपी अगर लिखा हुआ है तो आपको इतना तो बात समझ में आ गया ना कि थेरेपी क्यों कराते हैं? दर्द को कम करने के लिए। द एथलीट वॉज फाइनली एबल टू ओवरकम, जो एथलीट था अंत में वो सफल हो पाया। द क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबा चलने वाला, क्या? पेन, दर्द। और इसलिए उसने क्या लिया था? फिजिकल थेरेपी। दर्द कहाँ था? घुटने में। द रिनाउंड आर्टिस्ट पोर्ड हार्ट एंड सोल, अपना कलेजा, जिगर, आत्मा डाल दिया अपने कला में। एवरी ब्रश स्ट्रोक क्रिएटिंग अ मास्टरपीस दैट शोकास द, जो क्या दिखाता है? उसके प्रयासों को दिखाता है कि कितना, उसके कला को देखने से मालूम चलता है कि उसने अपनी आत्मा, अपना सब कुछ डाल दिया है उसने। यानी हम पेन्स की बात कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग ए पॉइंट और नॉट? आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है।
एयर और एयर्स मैंने बताया था, एयर माने एटमॉस्फेयर, वातावरण की बात कर रहे हैं। एयर्स का मतलब प्रिटेंड जो करता है, दिखावा करता है, जिसका ईगो होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, किसमें एयर है, किसमें एयर्स है? हाई अबव द सिटी, शहर के ऊपर, द एडवेंचरस पायलट सोड थ्रू द क्रिस्प एयर। तो पायलट कहां पे चला गया है? ऊपर के एटमॉस्फेयर पे चला गया है, जहां पे प्लेन क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। तो हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एयर होगा। एम्ब्रासिंग द फ्रीडम एंड सेरेनिटी ऑफ द बाउंडलेस स्काई, स्काई, अब स्काई की बात कर रहे हैं तो हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। हर एयर्स एयर ऑफ सुपीरियोरिटी एंड कंडेंसेशन, क्या लिखा है, कंडेंसेशन, एलिनेटेड मतलब अलग कर देना, सेपरेटेड। अब जो घमंडी होता है वो दूसरों से क्या होता है, अलग हो जाता है, या दूसरे उससे अलग हो जाते हैं। दोज अराउंड हर मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर एनीवन टू फॉर्म जेन्युइन कनेक्शंस विद द सीमिंगली अनअप्रोचेबल वुमेन। एक ऐसी महिला जिसे कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा कहाँ रहती है, प्रिटेंड करती है, हमेशा उसको ईगो रहता है, इसलिए वो हमेशा सबसे क्या रहती है, एलियन, एलियन क्या बोलते हैं, एलियन, जो हमारे यहाँ का नहीं है, अलग है, अलग थलग है, सेपरेटेड। तो यहाँ पे क्या रहती है, हमेशा घमंड में रहती है, यानी क्या होगा यहाँ पे, एयर्स। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाउन का सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। जबकि हम लोग बहुत सारे, हमने शुरू में हमने एक्सरसाइज करवाया, आर्टिकल का हमने यूज देखा, कहाँ नाउन को सिंगुलर और कहाँ नाउन को प्लूरल में यूज करना है, कहाँ नाउन सिंगुलर है, कहाँ नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल है, कहाँ पे अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू को मैंने पढ़ा, लिटल, अ लिटल, द लिटल को पढ़ा, उसके यूज कैसे करते हैं, हालांकि एडजेक्टिव में भी हमें जाके वो पढ़ना है। उसके बाद हमने नाउन का जो नंबर है, सिंगुलर प्लूरल हमने स्टार्ट किया है, जबकि ये लंबा चलेगा अभी। ठीक है, तो नाउन का चैप्टर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर से बहुत लंबा होता है, तो इसे पेशेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे सवाल आपके बैंक के एग्जाम और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग पैटर्न के रूप में आते हैं, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, एरर फाइंडिंग हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या वर्ड स्वैपिंग हो, या प्रॉपर यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक रखते हैं, अगले सेशन में हम लोग इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।